नमस्कार दोस्तों, आज 28 सितंबर 2021। स्वागत है आपका दैनिक द हिंदू के न्यूज़ डिस्कशन में। ये द हिंदू का हम न्यूज़ डिस्कशन हिंदी में करते हैं। इसका नोट्स भी हिंदी में मिलता है और जो इम्पोर्टेंट न्यूज़ होता है उस न्यूज़ को, आज के डेट में जो इम्पोर्टेंट न्यूज़ है उसको हम ट्रांसलेट करके भी आपको हिंदी में प्रोवाइड करते हैं, जिससे कि आप उसका पूरा का पूरा पढ़ सके हिंदी में और आपको एक नॉलेज गेन हो सके और आपको ये फील ना हो कि हम हिंदू नहीं पढ़ पाते। यदि आप इंग्लिश नहीं पढ़ पाते तो कोई दिक्कत नहीं, उसको स्किप करिए। लेकिन इस न्यूज़पेपर का और इसका जो पीडीएफ है आपको टेलीग्राम बुद्धा एस पे मिल जाएगा, उसको भी ज्वाइन कर लीजिए, आपको वहाँ पे मिल जाएगा। तो उसको आप पढ़ के यहाँ से पूरा अपना नॉलेज गेन कर सकते हैं। और करंट अफेयर के लिए ये जो हमारा बुद्धा एस चैनल है, ठीक है, इस पे आपको पूरा का पूरा टोटली वन स्टॉप, मतलब एक जगह पे, वन पैलेस पे हम एक जगह पे पूरा ही करंट अफेयर प्रोवाइड करने का कोशिश कर रहे हैं आपके मन में। हाँ, एक सबसे बड़ी क्वेश्चन और सबसे बड़ी बात जो आपसे मैं करूँगा आज, ठीक है, ऐसे इसके लिए मैं सेपरेट में चाह रहा हूँ कि लाइव सेशन भी लो। लाइव सेशन के दौरान बच्चे के अंदर बहुत सारे डाउट है। अभी मैं यहाँ से बोलूँगा आपका डाउट क्लियर नहीं होगा। ये डाउट है कि हाल ही में यूपीएससी ने अपना रिजल्ट जारी किया है 2020 का, जिसके अंदर मुझे ये दिखने के लिए मिला है कि हिंदी मीडियम के अभी तक जो स्टूडेंट आए हैं 10-15 स्टूडेंट सामने दिख रहे हैं कि ये 10-15 स्टूडेंट का रिजल्ट आया है। तो हिंदी माध्यम के जितने भी विद्यार्थी हैं, जितने भी स्टूडेंट हैं, मेरे पास अभी तक कम से कम 200 कॉल, मैसेज, ईमेल सारे मिल चुके हैं कि सर हिंदी मीडियम का क्या हो रहा है, हिंदी मीडियम का रिजल्ट ख़राब क्यों हो रहा है, किस लिए हो रहा है, मैं पढ़ूँ ना पढ़ूँ। ये उनके अंदर एक सबसे बड़ी सिचुएशन है। और ख़ासकर हमारे जो यूट्यूब है ना, अभी यूट्यूब पे एक आप कैंपेन में बोल सकते हो कि हिंदी मीडियम के खिलाफ कैंपेन चलाई जा रही है, उनको डिमोटिवेट करने के लिए। स्टूडेंट बहुत सारे डिमोटिवेट हो चुके हैं, वो पढ़ाई नहीं हो पा रही है उनसे 2 से 3 दिन से कि हम क्या करें नहीं करें। ऑप्शनल अपने ही मीडियम को चेंज करने के लिए सोच रहे हैं, मीडियम चेंज करने के लिए सोच रहे हैं, तो उनका इंग्लिश सही नहीं है। तो देखिए, मैं एक ही चीज़ बताऊंगा, इसके लिए हम तो एक अलग से वीडियो लेके आएंगे और लाइव सेशन ही चलाएंगे। यदि लाइव सेशन की ज़रूरत है तो आप मुझे कमेंट करें। यदि कमेंट में देखते हैं कि आप रिस्पॉन्स अच्छा आता है तो मैं लाइव सेशन ज़रूर लूँगा। हो सकता है तो आज यदि आप रिस्पॉन्स अच्छा रहा तो 1-2 दिन में मैं बता दूंगा किस दिन लाइव सेशन रहेगा। उस लाइव सेशन के दौरान आपके सभी का क्वेश्चन का मैं आंसर दूंगा और सारा का सल्यूशन दूंगा कि किस तरह से आप हिंदी मीडियम से पढ़ के ही एक अच्छा रिजल्ट ला सकते हैं और एक अच्छा रैंक ला सकते हैं। देखिए, यहाँ पे बहुत सारी समस्या है मीडियम के लेके, लेकिन हम एक ही चीज़ बोलते हैं, आप मीडियम को लेके समस्या ना करें। आपकी जो भाषा है, आपकी जो भी स्ट्रेंथ है, आपकी जो वीकनेस है, उसको आप आइडेंटिफाई करिए, अपने आप को ऑडिट करिए कि मैं कहाँ पे लैग कर रहा हूँ, मेरी कमियाँ हो कहाँ रही है, उस कमियों को ऊपर देखिए, ना कि दूसरे का रिजल्ट क्या आया है उस पर आपको भरोसा करने की ज़रूरत है, ठीक है। और हमारी जो सेशन चलती थी उसमें थोड़ा सा गैप आ गया था 10-15 दिनों का इमरजेंसी इशू के कारण, लेकिन ये अब कंटिन्यू रहेगा। ये कंटिन्यू तब तक रहेगा जब तक आपका रिजल्ट नहीं आएगा, ठीक है। मैंने बहुत सारी चीज़ें यहाँ पे चैलेंजेस, चुनौतियाँ स्टूडेंट को सुन के, जो फेल हुए हैं, जिनकी सिलेक्शन हुई है, उनकी सारी चीज़ों को सुन के मैंने बहुत सारी चीज़ें इकट्ठा किया है। यदि आपका रिस्पांस सही रहा तो मैं लैब सेशन लूँगा। इस लैब सेशन के दौरान आप ज़्यादा से ज़्यादा हिंदी मीडियम के जो स्टूडेंट हैं उनके पास ये वीडियो को आप भेजें, जिससे कि उनका भी डाउट क्लियर हो और वो भी अपना रास्ते में, मार्ग में आगे बढ़े बिना कोई डाउट के आप नहीं बढ़ सकते हैं। तो ये जो एडिटोरियल डिस्कशन है वो हम हिंदी में लाते हैं, न्यूज़पेपर डिस्कशन हम हिंदी में लाते हैं, और आपके करंट से जो भी रिलेटेड आएगा इशू उसको भी हम हिंदी में लाएंगे, ठीक है। 3 चीज़ें आपके पास हिंदी में आएगी जिसको हम फुल तरह से देखेंगे। द हिंदू का न्यूज़पेपर एनालिसिस जो हम सुबह में लाते हैं, उसके बाद फिर हम लाते हैं एडिटोरियल डिस्कशन, जो एडिटोरियल डिस्कशन मेंस के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाता है। ये एडिटोरियल डिस्कशन आज होगा तो आएगा, नहीं तो कल से ये ज़रूर आएगा, पोस्ट हो जाएगा। तो देखिए, आज हम 28 सितंबर है और न्यूज़ डिस्कशन स्टार्ट करते हैं, और बाकी चीज़ें जो भी समस्या है जब हम लाइव सेशन लेंगे उसमें आपका डाउट हम क्लियर करने की कोशिश करेंगे। पहला जो न्यूज़ है आज के डेट में वो है कि 2013 के बाद नौकरियों में बढ़ोतरी देखने को मिला है, 29% की बढ़ोतरी मिला है। इस सर्वे के द्वारा बताया गया है। कौन सी सर्वे हुआ था? अखिल भारतीय त्रैमासिक स्थापना आधारित रोजगार सर्वेक्षण। इसके द्वारा ये बताया गया था कि इसका आधार वर्ष जो माना गया है 2013-14 माना गया है। ये 2013-14 के हिसाब से इसका रोजगार में 29% की वृद्धि हुई है, ठीक है। ये न्यूज़पेपर हम न्यूज़ कहाँ से डिस्कस कर रहे हैं? ये हिंदू में जाएंगे, पहला पेज पे जाएंगे। इस पेज के अंदर आप यहाँ पे जाएंगे,
जॉब्स ऑफ 29% सिंक 2030, ये वाला न्यूज हम यहाँ पे डिस्कस कर रहे हैं, ठीक है। और इसका जो भी रिलेटेड है पूरा हिंदी में है, यहाँ से आप पढ़ेंगे भी इसको। तो इस चीज़ों की बात की जा रही है। अब देखिए मैं आधार वर्ष की बात करता हूँ। आधार वर्ष क्या होता है, बेस ईयर है क्या, ठीक है। देखिए आधार वर्ष ये होता है कि किसी भी ईयर को एक एज्यूम कर लिया जाता है, मान लिया जाता है कि मान लेते हैं कि ए को हमने मान लिया, और सी तक जब हम जाते हैं तो उसके बीच में जो गैप होती है ना उसको हम देखते हैं। तो हम यहाँ से देखते हैं, आधार वर्ष ये होता है, ठीक है। जैसे मान लीजिए कि 2011 हमने आधार वर्ष माना है, ठीक है, और 2000 अभी हो रहा है 21। तो 2011 में मेरे पास 100 रुपये था, अभी 2021 में मेरे पास 120 रुपये है। तो मेरे अंदर कितना इम्प्रूवमेंट हुआ है, कितना ज़्यादा इम्प्रूव हुआ है, तो मेरे पास 20% का इम्प्रूव देखने को मिला है, बढ़ोतरी मिला है। तो हमने आधार वर्ष किसको माना, 20 को माना। अब आती है बात, एक होता है चालू वर्ष मतलब करंट ईयर। करंट ईयर क्या होता है, ये आपको इकोनॉमी में बहुत ज़्यादा मिल जाएगा, आधार वर्ष करंट ईयर, इसके बारे में। देखिए करंट ईयर क्या हो जाएगा, 2020 करंट ईयर हो जाएगा। 2021 में मैंने इम्प्रूव किया, तो मान लीजिए कि 2020 में मेरे पास यहाँ पे था 110 रुपया, और यहाँ पे मैंने अर्न किया 120 रुपया। तो मेरा जो इम्प्रूवमेंट है, मतलब जो विकास हुआ है, वो 10% की विकास हुआ है, ठीक है। तो ये किसके हिसाब से हुआ है, करंट वर्ष के हिसाब से। यदि बेस ईयर के हिसाब से देखेंगे तो मेरा बेस ईयर के हिसाब से 20% की बढ़ोतरी हुई है। तो ये आपने समझ लिया होगा, बेस ईयर मतलब आधार वर्ष के आधार पे हमें 20% की क्या देखने को मिला है, प्रॉफिट मिला है। लेकिन यदि हम आधार वर्ष करंट चालू वर्ष के ऊपर देखें तो में हमें 10% की भी बढ़ोतरी देखने को लिए यहाँ पे मिला है। तो यही यहाँ पे बात की जाती है। सर्वेक्षण किया गया है कि 29% रोजगार में वृद्धि दिखी है। जो 29% रोजगार में वृद्धि देखी गई है, वो जो क्षेत्र है वो सबसे बड़ा क्षेत्र है आईटी सेक्टर। जो आईटी सेक्टर आपको पता है कि भारत में सबसे ज़्यादा जो जॉब देने वाला सेक्टर है वो आईटी सेक्टर है, और जीडीपी में भी इसका बहुत ज़्यादा योगदान है। उसमें अब बीपीओ सेक्टर है, उसका है, इसकी जो बढ़ोतरी हुई है 152% की हुई है। क्योंकि आपने देखा होगा कि जब लॉकडाउन भी लगा तो इस सेक्टर को इतना प्रभाव नहीं पड़ा, क्योंकि इन्होंने अपना काम को स्विच कर लिया वर्क फ्रॉम होम। आप घर से ही काम कर सकते हैं, इनकी ऑफिस बंद भी है तो फिर भी चलेगा। लेकिन अब अभी के दौर में ये एक अल्टरनेटिव ऑप्शन भी आ गया है, क्योंकि वर्क फ्रॉम होम से क्या होता है कि आपको इंफ्रास्ट्रक्चर, लाइट, प्लेस, ऑफिस बनाने, इन सब का खर्चा बचता है, और काम आपको 100% मिल रहा है, क्योंकि अभी इंटरनेट कनेक्टिविटी बहुत अच्छा हो रहा है हमारे देशों के अंदर क्रांति आने के बाद। उसके बाद स्वास्थ्य के क्षेत्र में 77% की, परिवहन क्षेत्रों में 68% की, वित्तीय सेवा में 84% की, निर्माण में कितना 42, शिक्षा भी बहुत अभी इम्प्रूव किया है, खासकर ऑनलाइन एजुकेशन। ऑनलाइन एजुकेशन बहुत ही अपना मतलब दावेदारी पेश करने के लिए आगे आई है, ठीक है। तो 39% की इनकी भी वृद्धि हुई है, विनिर्माण क्षेत्र को भी हुई है, ठीक है। लेकिन सबसे जो ज़्यादा घाटा हुआ है वो हुआ है व्यापार का, क्योंकि आपको पता है कि हमारे यहाँ पे पहला लॉकडाउन आया, उसमें पहला जो वेव आया था उसमें लॉकडाउन लगा था, जब दूसरा वेव आया तो उसमें लॉकडाउन लगा। उस कारण से आपने आवाज़ देखा हो, रेस्टोरेंट देखा होगा, होटल देखे होंगे, ये सारी चीज़ें बंद था, क्योंकि पर्यटक तो आ ही नहीं रहे थे, कोई इधर से उधर मूव ही नहीं ज़्यादा कर रहे थे। तो ये सारी चीज़ें बंद था, तो इसके कारण से इसमें गिरावट आई है। 25% की व्यापार में गिरावट आई है, और 13% रोजगार में गिरावट हमें देखने के लिए मिलता है इस सर्वेक्षण के हिसाब से। अब बात की जाती है नेक्स्ट मैं पॉइंट पे आता हूँ। नेक्स्ट पॉइंट जो है ये है, यहाँ पे देख सकते हैं सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट आया है। इस जजमेंट में ये बताया गया है कि ये राइट टू गवर्नमेंट एड नॉट फंडामेंटल राइट, ओके। ये कहा गया है कि सरकारी सहायता जो आपको मिलती है, सरकारी सहायता जो आपको मिलेगा वो एक फंडामेंटल राइट नहीं है, ये सुप्रीम कोर्ट के द्वारा बताया गया है। सरकारी सहायता चाहे वो बहुसंख्यक के लिए हो या अल्पसंख्यक के लिए, समुदाय के लिए हो, लेकिन ये जो सरकारी सहायता होना चाहिए ये आपके मौलिक अधिकार के लिए नहीं होता है। सरकारी सहायता जैसे गवर्नमेंट आपको कुछ भी हेल्प दे रही है, तो ये नहीं है कि सरकार वो आपको देते ही रहेगी कि आपका फंडामेंटल राइट हो गया कि आपको सर इतना तो मिलना ही चाहिए। मान लीजिए कोई गवर्नमेंट ने स्कीम चलाए, उस स्कीम के साथ आपको 100 रुपया मिला इस महीने में, और नेक्स्ट हफ्ते यदि सरकार ने उस स्कीम को बंद कर दिया, तो आपके पास ये अधिकार नहीं है कि आप सुप्रीम कोर्ट चले जाओगे, ये तो मेरा फंडामेंटल राइट था सरकार को मुआवजा सहायता देने के लिए, लेकिन सरकार हमें सहायता नहीं दे रही है। ये एक फंडामेंटल राइट नहीं है, ठीक है।
इसके इसमें कुछ पॉइंट निकल के आता है जो हम डिस्कस करेंगे अपने नोट्स के अंदर। जो देखिए यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ हो जाती है ना इस डिस्कशन में, जो आपको न्यूज़पेपर पढ़ के जो नोट्स बनाना चाहिए, जिस तरह से पढ़ाई करना चाहिए, वो हम यहाँ पे प्रोवाइड करते हैं। जहाँ पे हमें ज़रूरत लगती है कि नोट्स आपको देना चाहिए, मैं यहाँ पे नोट्स प्रोवाइड करता हूँ। सेशन का जो PDF है आपको द चैनल टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा। वहाँ पे जाके मैं द हिंदू न्यूज़पेपर करके डालूंगा, ठीक है, द हिंदू करके डालूंगा, वहाँ से आप डाउनलोड कर लीजिएगा, ठीक है। देखिए सबसे पहली चीज़ है कि समता का अधिकार। समता का अधिकार कितने से कितने है आर्टिकल 14 से लेके 18 तक समता का अधिकार है। फंडामेंटल राइट कितने हैं? 6 फंडामेंटल राइट है अभी प्रेजेंट। पहले फंडामेंटल राइट कितने थे? 7 थे। बाद में किसको हटा दिया गया? संपत्ति के अधिकार को हटा दिया गया। तो मौलिक अधिकार जो है अभी 6 मौलिक अधिकार है। पहला मौलिक अधिकार है समता का अधिकार। समता के अधिकार के अंदर आता है आर्टिकल 14। आर्टिकल 14 में ये बताया गया है कि कानून के समक्ष समानता, मतलब कानून के समक्ष सभी लोग क्या होंगे? समान होंगे, सभी व्यक्ति कानूनों के समान होंगे। उसके बाद 15 क्या होता है? 15 होता है धर्म, नस्ल, जाति, लिंग, जन्म के स्थान पे आपके साथ भेदभाव का निषेध होगा, आपके साथ कोई भेदभाव नहीं किया जाएगा। 16 क्या है? लोक नियोजन कार्यों में विषयों में अवसर की समानता, इसमें आपको अपॉर्चुनिटी मिलेगा, समान अपॉर्चुनिटी मिलेगा, उसकी समता है। 17 क्या है? अपरसता है, अनटचेबिलिटी है। 18 क्या है? उपाधि का अंत है, उपाधियों का अंत होगी। सिर्फ और सिर्फ किसको छोड़ के? विद्यता, मतलब आपको यदि मतलब आप पढ़ के जाते हैं, फिर पढ़ाई करने पे कहीं कहीं पे आपको अवार्ड मिलता है, या फिर आप सेना है तो सेना के लिए इनको लिए छूट दिया गया है, उसके सिवा आप नहीं ले सकते। उसके बाद है स्वतंत्रता का अधिकार। स्वतंत्रता के अधिकार 19 से लेके 22 तक का है, ठीक है। इसके अंदर है कि भाषण अभिव्यक्ति की 19 ख की ये ग है, ठीक है। आप दोष सिद्ध करने का अधिकार दिया गया है। उसके बाद प्राण एवं देह की स्वतंत्रता, ये आर्टिकल 21 में, ये सबसे इम्पॉर्टेंट आर्टिकल है क्योंकि इसमें बहुत सारे लिस्ट है। जो आप कहाँ से देख लेंगे थोड़ा सा, ये आप लक्ष्मीकांत से देख लेंगे। देखिए हम क्या करते हैं ना, न्यूज़पेपर को अपने स्टैटिक्स पोर्शन से नहीं जोड़ते हैं। जब तक आप न्यूज़पेपर को अपने स्टैटिक्स पोर्शन से, आपकी जो बुक है स्टैटिक्स पोर्शन है, उसको नहीं जोड़ेंगे ना, तब तक आपको यहाँ पे इम्प्रूवमेंट नहीं देखने के लिए मिलेगा। तो जैसे आज फंडामेंटल राइट के बारे में है, आप अपना कॉपी खोलिए, बुक खोलिए, यदि आपने फंडामेंटल राइट कवर किया होगा तो ठीक है, उसका रिवीजन कर लेते हैं, यदि नहीं किया होगा तो आप कवर कर लीजिए। ये होता है एक इफेक्टिव स्टडी, मतलब आपके अंदर एक इफेक्टिव स्टडी होनी चाहिए, ठीक है। शोषण के विरुद्ध अधिकार, ठीक है, ये आर्टिकल हो गया। उसके बाद है धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, संस्कृति और शिक्षा से संबंधित अधिकार हो गया, ये संवैधानिक उपचार। उसके बाद हमने एक चीज़ें डालने की कोशिश किया है कि बहुत सारे को रहता है कि फंडामेंटल राइट और मौलिक नीति निर्देशक तत्व में क्या अंतर होता है। यह जो होता है न्यायालय के द्वारा संरक्षित होता है। यदि आपको मौलिक अधिकार नहीं माना जाता है तो आप न्यायालय के पास जा सकते हैं, लेकिन नीति निर्देशक तत्व को लागू करने के लिए कोई बाध्यकारी नहीं है सरकार की, इसको बाध्य कर नहीं जाएगा और इसके लिए आप न्यायालय के शरण में नहीं जा सकते, ठीक है। मौलिक अधिकार की प्रवृत्ति पे नकारात्मक और राज्यों के लिए अधिकार का प्रतिबंधन करती है। मतलब ये है कि ये कहीं ना कहीं सरकार के जो अधिकार होते हैं, राज्यों के जो अधिकार होते हैं, उसको रोकने का काम करता है। और ये क्या करता है? एक सकारात्मक देता है और राज्य को काम करने के लिए एक आदेश देता है, निर्देश देता है, ठीक है। मौलिक अधिकार व्यक्ति से रिलेटेड है, ये राज्यों से रिलेटेड है। तो ये सारी चीज़ें आप देखेंगे कि राज्यों को निवेश करने के लिए ये आपके पास यहाँ पे सारी चीज़ें दिया गया है। तो ये आर्टिकल हमने डिस्कस किया कि किस तरह से, उसमें आर्टिकल में तो ये कहा गया था कि सरकारी सहायता फंडामेंटल राइट नहीं है, सुप्रीम कोर्ट के द्वारा कहा गया, लेकिन हमने पूरा डिटेल से डिस्कस किया कि फंडामेंटल राइट क्या है, क्या चीज़ें इसमें दिया गया है। अब आते हैं नेक्स्ट आर्टिकल पे। नेक्स्ट आर्टिकल जो है वो है यौन शोषण पीड़ित के लिए सुरक्षा उपाय। सुप्रीम कोर्ट ने बताया कि आपने क्या कर रहे हैं, किनको बताया, किनको बोला? दिल्ली महिला आयोग। दिल्ली महिला आयोग को बताया कि आप यदि किसी के साथ एक 19 वर्षीय लड़की के लिए सुरक्षात्मक उपाय बताइए। आप ये बताइए कि नाबालिग है, इनके साथ रिश्तेदार से यदि यौन शोषण का शिकार हुई थी तो इनके लिए आपने क्या किया था, इनके लिए क्या सुरक्षा का पाबंद किया गया था, ठीक है। इससे रिलेटेड ये सुप्रीम कोर्ट में मामला गया था। तो इसमें सबसे जो इम्पोर्टेंट हो जाता है, ये एक्चुअली तो ये मामला है, इस मामले को आप देख लीजिएगा। इस मामले में सबसे इम्पोर्टेंट जो हो जाता है वो हो जाता है यौन अपराध से बच्चों का संरक्षण अधिनियम 2012 और 2021। 2012 में आया था, उसको 2021 में किया गया था, संशोधन किया गया था। यहाँ पे हम देखेंगे नोट्स में। उससे पहले मैं थोड़ा सा आर्टिकल दिखा दूं कि मैं इसके अंदर कहाँ पे आर्टिकल है। आप जाएंगे पेज नंबर 8 पे, पेज नंबर 8 पे जाएंगे, वहाँ पे आपको मिलेगा ये आर्टिकल।
एक मिनट दिखाता हूँ आपको आर्टिकल, मैं इसलिए दिखाते चल रहा हूँ जिससे कि आपको एक बिलीव हो कि सर जो पढ़ा रहे हैं ये आर्टिकल पूरा टोटली का टोटली न्यूज़पेपर का है, ये कहीं और का आर्टिकल नहीं है। ठीक है, तो ये देखिए यहाँ पे आप आएंगे, के अंदर एक डीआरडीओ वाला है, ये आर्टिकल रहा, स्पीड ऑफ द सेफ्टी। ठीक है, सेक्सुअल हैरेसमेंट के लिए है, तो इससे संबंधित है। चलिए आते हैं अब आर्टिकल को हम डिस्कस करते हैं। इसके अंदर ये है कि ये जो यौन शोषण से रिलेटेड बच्चे को संरक्षण के लिए यौन अपराध से बच्चों का संरक्षण अधिनियम 2012 से आया था, उसको संशोधित किया गया था। कब संशोधित किया गया? इसका जो शॉर्ट नाम है वो पैक्सो के नाम से जाना जाता है, पॉक्सो। ठीक है, यह अधिनियम 2012 में आया था, इसको संशोधन किया गया था 2019 में। ठीक है, 2019 में किया गया था, जिसके तहत बच्चों को क्या किया जाएगा कि उसके नाबालिग है उनको किया जाएगा। तो ये सारी चीज़ें इसमें आर्टिकल में दिया गया है, तो हमें ये पैक्सो नियम के तहत इसको बताना था, राइट। अब हम देखते हैं नेक्स्ट आर्टिकल। नेक्स्ट आर्टिकल जो है डीआरडीओ से रिलेटेड है। डीआरडीओ से रिलेटेड आप इस आर्टिकल को देख सकते हैं। डीआरडीओ, ये जो आकाश प्राइम मिसाइल है, आकाश प्राइम मिसाइल डीआरडीओ ने लॉन्च किया है। किसने? डीआरडीओ ने। तो अब देखते हैं आकाश प्राइम मिसाइल के बारे में। ये यहाँ पे है, डीआरडीओ ने आकाश प्राइम मिसाइल को लॉन्च किया, परीक्षण किया। कहाँ से परीक्षण किया गया है? डीआरडीओ का पूरा नाम क्या है? रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन। इस डीआरडीओ ये काम करती है, और खासकर ये किस पे काम करती है? स्वदेशी निर्मित। ठीक है, स्वदेशी निर्मित जो उपकरण होता है, सुरक्षा अनुसंधान होता है, इसके लिए इनके द्वारा काम किया जाता है। इनको लॉन्च किया गया था उड़ीसा से, चांदीपुर जो उड़ीसा में है वहाँ से इनको सोमवार को लॉन्च किया गया है। ठीक है, परीक्षण किया गया। आकाश प्राइम के लिए जो सतह है, ठीक है, सतह से मारने की जो मिसाइल है, इसको लॉन्च किया गया है। ये स्वदेशी मिसाइल है। ये क्या होगा? एक स्वदेशी मिसाइल है। रेडियो फ्रिक्वेंसी के जरिए इसकी साधना की जाएगी, लेस है ये। ठीक है, रेडियो फ्रिक्वेंसी के द्वारा इसको लेस है। ये क्या करता है कि हवा में जो भी चीज़ें आती है दुश्मन का, तो यहाँ से ये मारने की इनके पास क्षमता है कि इसको रोका जा सकता है। ठीक है, इससे संबंधित था। इसको आपने देखा कि इससे रिलेटेड है। इसमें यही बताया गया है कि डीआरडीओ के द्वारा किया गया है, डीआरडीओ इसने के लिए किया जाएगा। अब इसको हम कवर करेंगे कहाँ पे? डिटेल में। डिटेल में हम पीएम सियान जो वीडियो आएगा, या फिर अभी जब तक वीडियो नहीं आ रहा है तब तक आपको टेलीग्राम चैनल पे नोट्स मिलता रहेगा। ठीक है, तो आप उसको ज्वाइन कर लीजिए, वहाँ पे हम नोट्स को आपको अपडेट कर देंगे, राइट। चलिए नेक्स्ट आर्टिकल पे आते हैं। नेक्स्ट आर्टिकल हमारा कौन सा है? नेक्स्ट आर्टिकल है ये वाला, जाति आंकड़े से रिलेटेड है कि जाति आंकड़े के लिए क्या चीज़ें होनी चाहिए। ठीक है, आपको पता है कि हाल ही में बहुत सारा चर्चा में आई थी कि जातिगत जनगणना होना चाहिए या नहीं होना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट में मामला गया, सुप्रीम कोर्ट ने सरकार के द्वारा हलफनामा ली। उसमें यही सरकार ये बता रही है कि जो डाटा है वो डाटा टोटली सही नहीं है, डाटा इनके पास नहीं है। ये आप देख लीजिए इसमें, ये इसके द्वारा बताया गया था कि अनुपयोगी है, इससे संबंधित है। तो अभी जिस तरह से कंट्रोवर्सी आ रही है कि क्या करना चाहिए, हमने इसको डिटेल में कवर किया है। कहाँ पे पता है आपको? एडिटोरियल डिस्कशन के अंदर। तो आप यदि एडिटोरियल डिस्कशन नहीं देखे हैं तो आप कंटिन्यू फॉलो करिए, क्योंकि एडिटोरियल डिस्कशन होता है ना, मेंस का टॉपिक होता है। आपसे ये जातिगत जनगणना के बारे में नहीं पूछा जाएगा पीटी में, लेकिन मेंस में आपको पूछ लिया जाएगा कि सामाजिक विकास में या सामाजिक उत्थानों में, गरीबों के उत्थानों में क्या जातिगत जनगणना जो है, जातिगत जनगणना एक मील का पत्थर साबित हो सकता है। आप इसको एलिब्रेट करने की जरूरत है। इसमें आपको प्रॉफिट बताना पड़ेगा, इसका लाभ बताना पड़ेगा, इसका हानि बताना पड़ेगा, इसका बाद आपको कंक्लूजन देना पड़ेगा। तो ये मेंस का टॉपिक हो जाता है। ऐसे इसमें जो बात की गई है वो पूरा का पूरा मैं बता रहा हूँ कि डाटा को सुप्रीम कोर्ट में रखा गया है, उससे संबंधित है। नेक्स्ट आर्टिकल देखते हैं। नेक्स्ट जो आर्टिकल है, प्रधानमंत्री ने आई लॉन्च किया है, हेल्थ आईडी लॉन्च किया है। इनके तहत इनको एक हेल्थ आईडी लॉन्च किया जाएगा हर नागरिक के लिए। ये किसके तहत लिया गया है? ये आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन के तहत इसको जोड़ा गया है, जिसके तहत हर एक व्यक्ति के लिए एक आईडी लॉन्च किया जाएगा स्वास्थ्य से रिलेटेड, जिसको क्या किया जाएगा? एक मील के पत्थर की तरह शामिल होगा। क्योंकि आपको पता है कि जो डिजिटलीकरण होता है, डिजिटलीकरण हमारे लिए बहुत ही इफेक्टिव है। डिजिटलीकरण बहुत ही इफेक्टिव होने के कारण हमें हर एक सेक्टर में अपने डिजिटल को उपयोगी बनाना पड़ेगा, क्योंकि हमारे पास जो जनसंख्या है उसको जोड़ना, स्वास्थ्य से लेके हमने देखा कि स्वास्थ्य में किस तरह से जब सेकेंड वेव आया तो कोलैप्स कर चुकी थी सारा सिस्टम। आपने देखा होगा कि जब सेकेंड वेव आया तो सारा सिस्टम कोलैप्स कर चुकी थी, कोई किसी के हाथ में नहीं था, सभी अपने अपने हाथ खड़े कर दिए थे। तो ये सारा सिस्टम है,
तो सरकार के द्वारा जो लॉन्च किया गया है आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन, आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन, उसके बाद इसमें जो बात किया जाता है ई संजीवनी से, ई संजीवनी ये होता है कि आपको टेलीमेडिसिन, मतलब आप यदि दूर भी रहे फिर भी आपके साथ इसको क्या कर सकते हैं, डॉक्टर से बात करके कंसल्ट करके अपना परामर्श ले सकते हैं दूर से भी, ठीक है। तो दूर दराज के जो लोग बैठे रहते हैं जो गाँवों में हैं वो भी एक अच्छे डॉक्टरों से कंसल्ट कर सकते हैं, एक अच्छे सुविधा स्वास्थ्य सुविधा प्रोवाइड कर सकते हैं, उपलब्ध यूज़ कर सकते हैं, उपभोग कर सकते हैं। तो इससे संबंधित है सरकार के द्वारा, मोदी जी के द्वारा इसी को लॉन्च किया गया है प्रधानमंत्री के द्वारा। तो आपको इसको देखना है, एक इसके तहत क्या किया जाएगा, एक आईडी दिया जाएगा जिसके तहत आपको क्या करना होगा, प्रत्येक नागरिकों को एक डिजिटल आईडी, हेल्थ आईडी मिलेगी जिसके तहत आपको स्वास्थ्य के लिए कहीं भी जाते हैं तो आपका रिकॉर्ड रहेगा, आपको कब तबीयत खराब हुआ था, आपने किस हॉस्पिटल में इलाज करवाया, ये सारी एक डाटा यहाँ पे उपलब्ध रहेगा ये आईडी के माध्यम से। तो ये एक बहुत ही अच्छा